अब हम लोग देख रहे हैं वो है गांधी इन इंडिया। 9 जनवरी 1915 याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंडली, प्रवासी भारतीय दिवस के अंदर कभी कभी आपका करंट IR एंड कल्चर बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके अंदर हो सकता है कि हम लोग है ना हर साल कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो PIO है उनको हम लोग ऑनर करते हैं, उनको सबसे PBC प्रवासी भारतीय का खिताब देते हैं। ओके, तो जैसे बीच में 2015 में हमने शायद मॉरिशियस के प्रेसिडेंट को दिया था, ओके, इंडियन ओरिजिन के, डोनाल्ड रामाटर्न उनका नाम था। कभी कभी बीच में वो ट्रिनिदाद एंड टोबैगो वाले उनके कोई पॉलिटिकल लीडर थे इंडियन ओरिजिन, उनको दिया था। एसेंशियली देखिएगा कि सालाना कोई न्यूज़ के अंदर होगा, कोई इंपॉर्टेंट कंट्री होगा, तो वहाँ से क्वेश्चन कभी आ जाता है। विल कम बैक टू दिस टॉपिक, दैट इज गांधी इन इंडिया, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। 9 जनवरी 1915 गांधी आते हैं और पहले ही 1915 के अंदर डिसाइड कर देते हैं दैट आई विल नॉट बी टेकिंग एनी काइंड ऑफ पब्लिक स्टैंड ऑन एनी पॉलिटिकल इशू, और 1 साल तक डिसाइड करते हैं कि आई विल बी ट्रैवलिंग इन एंड अराउंड दिस कंट्री। जब वो आपका डायलॉग है ना कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, तो ये इंडिया, भारत अपने गांव के अंदर रहता है, वो गांव के अंदर रहने वाला जो थॉट था उनको कहाँ से आया। So he started traveling and started meeting the people of India, और उसी के तहत उनको ये पूरी की पूरी थॉट डेवलप हुआ है। लेटर ऑन यहाँ पे ट्रैवलिंग के साथ साथ जो टॉल्स्टॉय फार्म, अगर अफ्रीका के अंदर आप याद करोगे, वो टॉल्स्टॉय फार्म का एग्जैक्ट रेप्लिका अहमदाबाद के अंदर एक तरह से बोल सकते हो कम्युनिटी लिविंग के तहत आश्रम की स्थापना भी करते हैं। ओके, सो द कोचरब आश्रम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी समवेयर ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन ही स्टार्टेड हिज रेसिडेंस इन इंडिया। ओके, अब याद रखिएगा कि 1916 के आसपास बैकग्राउंड के अंदर होम रूल मूवमेंट शुरू हो गया था। देखो ऊपर मैंने आपको इसके लिए ये स्टार करके स्ट्रिक करके दिया है कि बैकग्राउंड के अंदर होम रूल मूवमेंट चल रहा था। होम रूल मूवमेंट हम लोग ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं, उसके अंदर ज़्यादा नहीं जाते हुए, बट गांधी उस टाइम के अंदर इंडिया आ चुके थे। ओके, सो इन दिस कंडीशन गांधी होम रूल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ गांधी इन होम रूल? क्योंकि वो तो इतने एस्टेब्लिश लीडर बन के आ रहे थे, ही वॉज ऑलरेडी पॉपुलर इन बिटवीन द इंडियन मासेस, बट स्टिल ही डिड नॉट पार्टिसिपेट। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ उनको समझ में आ रही थी, वो है कि आप कितना भी कर लो, पॉलिटिकल स्ट्रगल कितना भी कर लो, बट द ओनली आंसर यू विल गेट इज थ्रू सत्याग्रह। अगर आपको कहीं ना कहीं जवाब चाहिए तो सत्याग्रह एंड ओनली सत्याग्रह can get you your freedom and can get your demand sanctioned by the British government. Okay, so by 1917 and 1918 जब गांधी 1-2 साल तक करते रहते हैं तो सत्याग्रह का जवाब देके धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो बैकग्राउंड के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत हो रहे हैं 1917-18 के आसपास। तो पहला मुद्दा वहाँ पे आता है कि विच वॉज द फर्स्ट मूवमेंट थ्रू विच गांधी ट्राइड टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इनटू दिस पॉलिटिकल स्ट्रगल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। पहला ऐसा कौन सी घटना हो चुकी जहाँ पे गांधी पूरा का पूरा डेवलपमेंट करेंगे? फर्स्ट वन वाज इन चंपारण। 1917 का समय है और वहाँ पे चंपारण के अंदर जो किसानों की दशा और दुर्दशा खराब हो रही थी उसको लेके गांधी सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट करेंगे। सेकेंड, उसके बाद अहमदाबाद एंड फाइनली खेड़ा। तो ये बोला जाता है कि गांधी जी ने इंडिया में आके केक खाई थी। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा का KE, तो हैप्पी बर्थडे गांधी। ओके, तो याद रखेगा द सीक्वेंस, कौन पहले आया और कौन बाद में आया। तो चंपारण सबसे पहले होता है, अहमदाबाद बाद में, खेड़ा वॉज दी लास्ट वन। ओके, अभी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि इनका कंसेप्ट क्या था, व्हाट वॉज द नेचर ऑफ द स्ट्रगल, व्हाट वॉज द मेन फीचर ऑफ द स्ट्रगल। अब देखिएगा कि जब आप थोड़ा बहुत गांधीयन पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करोगे तो एक चीज़ बहुत मैटर हुआ करती थी। वो सबसे मेन मैटर जो था वो था गांधी की एक बहुत ही बड़ी खासियत थी, which was that he converted the issues which were specifically local or issues which were very much not connected to the common masses, but he converted these issues into national issues. ये ऐसे बहुत मुद्दे हुआ करते थे जो बहुत ही लोकल थे और बहुत ही रीजनल थे, बहुत ही स्पेसिफिक इश्यूज हुआ करते थे, बट ये खासियत और ये फीचर और ये कैरेक्टरिस्टिक्स गांधी के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी कि सिंगुलर इंसिडेंट को पकड़ के उसको कैसे स्केल अप किया जाता है। वो है ना कि PR एजेंसी वाले ये लोग करते हैं मार्केटिंग के अंदर। ओके, तो उसी तरह से गांधी का भी ये पूरा का पूरा ये स्केलिंग अप जो पूरा प्रोसेस था वो बहुत ही मैटर कर रहा था। जैसे खिलाफत इशू, कुछ लेना देना नहीं था ऑल इंडिया की लीडरशिप को लेके, तो उसको किस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। ओके, सो एसेंशियली चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, These 3 struggles were very much specific. ये बहुत स्पेसिफिक थी। क्यों? क्योंकि ये खाली किसानों के मुद्दे थे। दूसरे एक मुद्दा आपका वर्कर्स का भी था। एसेंशियली वर्किंग क्लास जो है आपकी, जो आपकी प्रोलेटेरिएट है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ था।
Secondly, this were fought for the economic demands of the masses. The issues which were very much economic in nature. ये आर्थिक रूप से ही मुद्दे गांधी जी ने उठाए थे. अब देखिएगा अफ्रीका के अंदर उन्होंने 2-3 मुद्दे उठाए. कौन से उठाया? एक तो पोल टैक्स उठाया. Was it local? Yes. Was it specific to the workers? Yes, definitely. तो अहमदाबाद या इंडिया में के गांधी ने कौन सी बड़ी तीर मार दी? मैंने आपको बताया ना कि जो चीज इंडिया के अंदर की जाती है ना, वो चीज अफ्रीका के अंदर ऑलरेडी नेट प्रैक्टिस करके आए थे. ये बहुत मैटर कर रहा है. ये कंटेम्प्रेरी आप इसके स्ट्रगल्स को देखोगे, इंडिया की स्ट्रगल को और अफ्रीका की स्ट्रगल को, और दोनों को ओवरलैप करने की कोशिश करोगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, तो आपके जो कंसेप्ट है ना वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. Essentially, they were specific and local issues, and they were fought around the economic demands of the masses. इन दोनों की दोनों issues को किस तरह से स्केलिंग अप किया जा रहा है वो गांधी ने बहुत अच्छी तरह से किया. सबसे पहला हम लोग सत्याग्रह गांधी जो 1917 के अंदर करते हैं वो है आपका चंपारण सत्याग्रह. अब एसेंशियली अब देखिएगा चंपारण इज अ प्लेस इन बिहार, नॉर्दर्न बिहार के अंदर आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत. और यहाँ पे एक साइड के ऊपर अंग्रेज हुआ करता था, एक साइड के ऊपर आपका इंडियन फार्मर हुआ करता था. इंडियन फार्मर मैंने आपको ये आमिर खान एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ाया था कि हमारा लगान वाला दुगना लगान. ओके, सो इम्पॉर्टेंट. और तीसरा एक मुद्दा हुआ करता था, वो अंग्रेजों ने हम लोग को कंपेल किया था, वो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अगर आप देखोगे द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वहाँ पे दे कंपेल्ड अवर पीपल टू ग्रो इंडिगो. यही इंडिगो ग्रो करने के पीछे का प्रोसेस को तहत ये लोग हम लोग को कंपेल करते हैं, हमारे फार्मर्स को कंपेल करते हैं कि आप इंडिगो, टोबैको, शुगर केन आदि इत्यादि ऐसे क्रॉप्स है जिसके ऊपर वो लोग पैसा कमा सकते हैं, उसको आप ग्रो करने की कोशिश करो. ओके, तो हमारे फार्मर्स को कंपेल किया गया, नहीं उगाते थे तो उनको मार मार के पीटा जाता था. ओके, तो लोग गुजराती में कहिए कि खंचेरी नाखवामा होता था ये बधाने. सो द सेम वे यू विल सी, तो हमारे किसान भी बेचारे शर्मा जाते थे और प्रेशर टेक्निक्स के तहत बोल देते कि जी हुजूर हम लोग कल से आपका इंडिगो ग्रो करेंगे. अभी इंडिगो कौन सा क्रॉप है जनरली आप लोग को थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि नहीं होगी, बट हम लोग जो नील आता है आपका, जो ब्लू कलर का एक डिटर्जेंट आता था एसेंशियली जिससे कपड़े साफ होते थे. आजकल तो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज के आ गए सफेदी चकाचक वाले, बट पहले थोड़े ब्लू शेड रहता था कपड़े के अंदर. ओके, सो वो नील जो था बहुत सारी कंपनीज भी उसको प्रोड्यूस करती थी, 2-3 कैची जिंगल भी उस टाइम के अंदर आया करते थे. ओके, सो वही इंडिगो क्रॉप वहाँ से ही ग्रो करने की कोशिश इनके द्वारा की गई थी. अब देखिएगा कि ये कमर्शलाइजेशन 1860s, 17, 80s, 90s, 1900 तक अच्छा खासा चलता रहा. फार्मर्स को भी थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाता था, बट इंपॉर्टेंट ये थी कि हमारे जो ब्रिटिशर्स है वो सबसे ज़्यादा लेके जाते थे. सेकेंडली, ये इंडिगो को ग्रो करने के पीछे जो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था वो सिस्टम को कहा जाता है 3 कठिया सिस्टम. So the farmers were compelled to grow indigo in the third part of the land out of the total 20th parts. Okay, so 20 में से आपके तीसरे भाग के अंदर आपको यहाँ पे इंडिगो ग्रो करना है और उसी को ही आपने 3 कठिया ओके 3 कठिया सिस्टम का पूरा नाम दिया गया. अभी ऐसी क्या मुश्किल हो गई कि 3 कठिया सिस्टम के तहत हमारे किसान इतने उसका विरोध कर रहे थे, एंड फाइनली गांधी हैड टू इंटरवीन इन दिस थिंग. ओके, सो बाय 1910 ऑनवर्ड्स यू विल सी कि जर्मनी के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था. जर्मनी 1860 के अंदर नया बना कंट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि किस तरह से यूनिफिकेशन होता है, एंड विद इन 30-40 ईयर्स जर्मनी इंडस्ट्रियली बहुत एडवांस हो जाता है. विद द एडवांसमेंट ऑफ जर्मन इंडस्ट्री, द जर्मन सिंथेटिक डाइज tried to outcompete the natural grown indigo, और इसी के कारण आपकी जो डाई के अंदर जो कपड़े के अंदर जो इंडिगो यूज होता था वो बंद हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट हमारे फार्मर्स को रिटर्न्स मिलना बंद हो गए. एंड एज अ रिजल्ट हमारे जो ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे वो भी बोल रहे हैं कि भाव नहीं आ रहा, मार्केट के अंदर डिमांड सप्लाई के बहुत बड़े इश्यूज हो रहे हैं. और हमारे जो किसान जो थे वो भी बताए रहते थे कि हुजूर डिमांड नहीं है तो हमको फोर्स मत करो इंडिगो ग्रो करने के लिए. बट एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि ये तो अंग्रेज थे, यहाँ पे तो घास उगे तो घास के ऊपर भी ये लोग लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे. ओके, बेसिकली वीड कैसा है, नॉर्मल कहीं बारिश 4 बूंदे बारिश गिर गई तो वहाँ पे भी घास उग जाएगा, तो उसके ऊपर भी आके ये लोग आपसे पैसा लेने की कोशिश करेंगे. ओके, सो एसेंशियली प्लांटर्स ने बताया कि कोई बात नहीं, हम आपको मुक्ति देते हैं इंडिगो नहीं ग्रो करने के लिए, बट उसके लिए आपको है ना एडवांस देना पड़ेगा पैसे. आपने जो रेंट इंडिगो के लिए देना चाहिए, एसेंशियली इट वाज एनहांसमेंट इन रेंट्स एंड अदर इलीगल ड्यूज एज अ प्राइस फॉर द रिलीज. ये एक्सटॉर्शन की तरह लिया जाता था. तो आमिर खान और उनके जितने भी चेले चपाटे जो फार्मर्स थे वो तो घबरा गए, बोले नहीं ग्रो करने का पैसा,
बोले उगाने का तो पैसा लिया था आज तक, बोले घास उगता था तो घास के ऊपर आके भी 10 रुपए लेके जाते थे भाई साहब, पर इतने शातिर हो गए और इतने बदमाश हो गए ये लोग कि नहीं उगाने का पैसा भी ले रहे हैं हम लोग से। अच्छा तेरे को नहीं ग्रो करना उसके लिए भी पैसा ड्रॉ आपको देना पड़ेगा। सो इन दिस कंडीशन द फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट लिसनिंग टू द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स इन चंपारण। इन कोर्स ऑफ टाइम यहाँ पे एक जेंटलमैन आए जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। ये राजकुमार शुक्ला नहीं थे, ये तो हमारे भुवन जी है, बट वो गांधी जब भारत दर्शन या ट्रेन के अंदर बैठ के जब भारत के अलग अलग विस्तारों के अंदर घूम रहे होते हैं तब वो गांधी को इंसिस्ट करते हैं कि बापू एक तरफ आप भारत चंपारण के अंदर आइए और हम लोग का जो किसानों का जो इश्यू है ना उसको सॉल्व करिए। व्हेन गांधी वाज परसुएडेड बाय राजकुमार शुक्ला ही फाइनली एग्रीड टू विजिट चंपारण एंड इन्वेस्टिगेट दी प्रॉब्लम्स ऑफ दी फार्मर्स। और यहाँ से ही आपकी पूरी की पूरी शुरुआत होती है, वो है चंपारण सत्याग्रह। जिसका जेंटलमैन यहाँ पे जो पोस्टेज आपको स्टैम्प दिख रहा है 3 रुपए वाला, भारत इंडिया, राजकुमार शुक्ला, ही वॉज ए फार्मर। ये गांधी मूवी का सीन है, पीछे वो जो दाढ़ी वाले बाबा दिखाए हैं गांधी जी के पीछे, उनको भी राजकुमार शुक्ला की तरह पोर्ट्रे किया गया है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सीन। यहाँ पे राजकुमार शुक्ला गांधी जी के बाजू में है एंड द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। जब गांधी वहाँ पे चंपारण पहुँचते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। उस टाइम के अंदर आपका जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था वो गांधी जी को ऑर्डर इशू करता है, बोले यू आर एंटरिंग चंपारण इलीगली और आपको यहाँ से जाना चाहिए। बट गांधी एज यूजुअल, मैंने बताया कि वो तो सच्चाई के पथ के ऊपर चलने वाले इंसान थे, तो तुरंत बोल देंगे कि भाई मैं तो सत्य के रास्ते के ऊपर जा रहा हूँ, तुम्हारा कानून बीच में आया तो मैं क्या करूँ, मैं, हमारे भोले किसान हैं, हमारे मजबूर किसान हैं, उनकी डिमांड्स को हम लोग इशू सॉल्व करने के लिए आए। ओके, तो गांधी जी वॉज ऑर्डर्ड बाय द कमिश्नर टू इमीडिएटली लीव दिस डिस्ट्रिक्ट, पर गांधी ने बताया कि भाई आई वोंट गो, आई एम ऑन अ मिशन हियर। ओके, तो अंग्रेजों को लगता था कि ये मिशन इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट गांधी एक चुटकी में ये पूरा का पूरा डिमांड करते करते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम व्हेन गांधी जी वाज अलाउड टू विजिट द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, वो अपनी अलग से एक लीडरशिप की टीम बनाते हैं और ये फार्मर्स के जितने भी ग्रीवेंसेस थे ना उसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ही स्टार्ट्स द इन्वेस्टिगेशन विद अदर लीडर्स विच इंक्लूडेड द लीडर्स ऑफ चंपारण सत्याग्रह, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी and other leaders like ब्रिज किशोर, महादेव देसाई and नरहरि परिक। महादेव देसाई नरहरि परिक और एसेंशियली गांधी के साथ गुजरात से ही जुड़े हुए थे, और ब्रिज किशोर, राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी आचार्य हुआ करते थे, वो स्कूल में टीचर थे और वहाँ से ही उन्होंने पूरी की पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुरू कर दिए। दे वर द लीडर्स ऑफ चंपारण हु ट्राइड टू इन्वेस्टिगेट द इश्यूज ऑफ फार्मर्स विद महात्मा गांधी। तो गांधी के साथ ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट चलता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड बाय गांधी, लेटर ऑन द गवर्नमेंट buckles up and tries to set up a commission of inquiry regarding the grievances of the farmers. When the government buckles and tries to set up the commission of inquiry regarding the farmers, Gandhi was also nominated as one of the members into this whole commission of inquiry. As usual, Gandhi already did a homework of 8,000 peasants and he had the reports and the data of all the details कि उनको कौन सी तकलीफें हैं, which problems these farmers are facing, and as a result ये चीज़ देखने को मिलता है कि गांधी जी ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी के थ्रू रिपोर्ट रिकमेंड जब होता है तब बोलते हैं कि 3 खटिया सिस्टम हैज़ टू बी अबॉलिश्ड। बोले ये अबॉलिश करना पड़ेगा, ये गलत है। और गांधी बताते हैं कि भाई मेरे पास तो 8,000 किसानों का एविडेंस भी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जब आपने कमीशन बिठाया इसके पहले मैं होमवर्क कर चुका हूँ, मेरे पास पूरी की पूरी डिटेल्स बैठी है। इन कोर्स ऑफ टाइम यू विल सी द कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड द सेम थिंग। और पहली चीज कमीशन ने बताया दैट द पीजेंट शुड बी कंपनसेटेड फॉर इलीगल एनहांसमेंट ऑफ द ड्यूज। जो सरकार ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ पे था जो इनसे इलीगली पैसे इकट्ठे किए थे उनको वापस दे देने चाहिए। सेकेंडली यहाँ पे गांधी जी फिर से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे कि आप जितना दिया है उसका 25% दे दो, बाकी का आप छोड़ सकते हो तो छोड़ देना। और ये प्लांटर्स के लिए इतना बड़ा तमाचा था, तो विद इन अ डिकेड, करीबन बोला जाता है कि 8-10 साल के अंदर ही ये सब के सब प्लांटर्स पूरा का पूरा चंपारण जिला छोड़ के अपना बिस्तरा पोटला बंद करके वापस यूरोप की तरफ चले जाते हैं। एंड दिस वॉज द फर्स्ट विक्ट्री फॉर गांधी इन चंपारण। सेकेंड वॉज द इशू इन अहमदाबाद विच टुक प्लेस इन 1918। अब देखिएगा 1918 का समय है। 1918 के अंदर इंडिया के अंदर थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका था और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर जो मिल्स, अहमदाबाद आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि इट यूज्ड टू बी नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। जो मैनचेस्टर नाम का जो सिटी है यूके के अंदर, लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, उसी की तरह ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट चलता है। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो मिल ओनर्स से और मिल वर्कर्स से उनके बीच में एक डिस्प्यूट हो रहा था। डिस्प्यूट ऐसा था कि अहमदाबाद में 1918 के आसपास प्लेग आ गया और प्लेग के कारण बहुत सारी बीमारियां फैली और हमारे जो मिल वर्कर्स से उनको बहुत सारी सफरिंग हुई। एज अ रिजल्ट मिल वर्कर्स स्टार्टेड डिमांडिंग कि भाई आप हमारी सैलरी रिवाइज कीजिए और हमको थोड़ा बहुत 35% का इंक्रीज दे दीजिए।
तो यहाँ पे आपके मिल ओनर्स जो थे, अभी ये मिल ओनर्स साराभाई फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका जो मेन लीडर हुआ करता था, एंड इन्होंने बताया कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 20% दे सकते हैं। एंड एज अ रिजल्ट दिस कन्फ्रंटेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिल ओनर्स रिजल्टेड इनटू सम काइंड ऑफ डेडलॉक। तो ये पूरा का पूरा इतना डेडलॉक हो गया है डिस्प्यूट को लेके, वो प्लेग बोनस वाला जो इशू मैंने बताया, तो गांधी किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, हाउ डिड गांधी बिकेम इन्वॉल्व इनटू दिस इशू। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर था, ब्रिटिश कलेक्टर था, वो गांधी जी को बुलाता है कि देखो ये मिल के ओनर से वो भी आपके मित्र है, क्योंकि इन्हीं में से ही, साराभाई फैमिली में से ही गांधी जी को सबसे पहले आश्रम के लिए ज़मीन का टुकड़ा दिया गया था। ओके, सो दिस इज हाउ इट वेंट। और मिल वर्कर्स का भी जो इशू था वो भी अच्छी तरह से वो समझ पा रहे होंगे। ओके, लेटर ऑन गांधी जी परसुडिएट द मिल ओनर्स एंड द वर्कर्स टू एग्री बाय द आर्बिट्रेशन बाय ट्रिब्यूनल। यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल की रचना कर दो और उसके बीच में आप आर्बिट्रेशन के तहत जो भी वो आंकड़ा रेडी करेगी उसके लिए हम लोग एग्री कर देंगे। बट हुआ ऐसा है कि जब ट्रिब्यूनल के अंदर मैटर जा रहा था तो कुछ ऐसी अदबना हो गया वर्कर्स और ओनर्स के बीच में, और वो लोग फिर से स्ट्राइक के ऊपर चले गए। कौन? आपके वर्कर्स। व्हेन दी स्ट्रे स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स टुक प्लेस, मिल ओनर्स को लगा कि ये पूरा का पूरा जो इश्यू हुआ है वो गलत हुआ है, और अब तो हम कुछ भी हो जाए, हम लोग 20% से ज़्यादा नहीं देंगे, 20% इज द मैक्सिमम दैट वी कैन गिव, और नहीं लेना है ना तो आप नौकरी छोड़ के चले जाओ। ओके, सो ये जो पूरी की पूरी इन बिटवीन जो एक स्ट्राइक हो गई थी, वो स्ट्राइक को लेके मुद्दे चला, और ये ट्रिब्यूनल वाला इशू था वहाँ पे ही अटक रहा था। इन कोर्स ऑफ टाइम गांधी जी खुद के हिसाब से स्टडी करते हैं, जैसे उन्होंने चंपारण के अंदर किया, उन्होंने कॉस्ट का, प्रोडक्शन कॉस्ट निकाला, उनका प्रॉफिट निकाला, कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाला वर्कर्स का, और वो सब चीज़ों को उन्होंने फोकस करके एक पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार किया, और उनको लगा कि ये जो 35% का राइज मांग रहे हैं ना वर्कर्स, वो सही है, इट इज़ डेफिनेटली राइज। और उनको बोलता है, वर्कर्स को गांधी जी बताते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई डेफिनेटली सपोर्ट यू थ्रू दिस स्ट्रगल। ओके, सो ही एडवाइज द वर्कर्स टू गो ऑन द स्ट्राइक, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे वर्कर्स स्ट्राइक के ऊपर उतर जाएंगे। आफ्टर सम डेज एज यूजुअल कि वर्कर्स पहले तो एग्री कर देते हैं, बट लेटर ऑन आपकी स्ट्राइक के अंदर जो संख्या थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। देयर वाज अ डिक्लाइन इन अटेंडेंस ऑफ द वर्कर्स, एंड गांधी थॉट कि इस तरह का डिक्लाइन होता रहा, इस तरह का फटीग होता रहा, तो हो सकता है आंदोलन बहुत ही वीक हो जाएगा। द वर्कर्स बिगेन टू एग्जिबिट साइन ऑफ वेरीनेस एंड डिक्लाइन इन अटेंडेंस, और ये वर्कर्स बताते हैं कि बापू हम सब लोग थक गए हैं, आप कुछ करिए। एंड एज अ रिजल्ट गांधी उनके अंदर की जो एनर्जी थी वो और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि अगर आप लोग खुद थक गए हो तो मैं खुद उपवास के ऊपर उतरता हूँ, आई विल बी द फर्स्ट वन टू स्टार्व टू डेथ। अगर आफास के थ्रू मेरा मृत्यु होता है तो आप चिंता मत करो। एंड व्हेन गांधी सेट ऑन फास्ट, जितने भी मिल ओनर्स थे उन लोग को भी लगा कि अभी आर्बिट्रेशन के ऊपर हमको वापस जाना पड़ेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग मिल ओनर्स और वर्कर्स फिर से ट्रिब्यूनल के अंदर जाते हैं, एंड एज यूजुअल फाइनली ट्रिब्यूनल बोल देता है कि 35% का जो डिमांड वर्कर्स लोग कर रहे थे वो सही है। एंड दिस वाज द सेकेंड विक्ट्री फॉर गांधी इन अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद के अंदर गांधी का ये सबसे सेकेंड विक्ट्री रहा। तो मैंने बताया ना कि आके ही छक्के मारना शुरू कर दिया था, नेट प्रैक्टिस अफ्रीका के अंदर ही हो चुकी थी। अब देखिएगा कि प्रेशर किस तरह से क्रिएट किया गया। पहले वर्कर्स को बोला कि आप बैठिए, वर्कर्स को लगा कि यार हम लोग थक रहे हैं, गांधी बोला मैं खुद आ जाता हूँ, यार तुम क्यों चिंता कर रहे हो। और जैसे ही वो बैठे तो सरकार के ऊपर प्रेशर आया, और आपके जितने भी मिल ओनर्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आया कि बापू खुद हड़ताल के ऊपर बैठ रहे हैं, स्ट्राइक के ऊपर बैठ रहे हैं। एंड अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल तो जस्ट एंड फेयर बॉडी की तरह उसने अपना रिपोर्ट दिया कि यार ये 35% की डिमांड तो सही है, कुछ गलत नहीं है उसके अंदर। एंड एज अ रिजल्ट गांधी के लिए ये सेकेंड विक्ट्री थी। द थर्ड विक्ट्री विच वॉज अचीव्ड बाय गांधी वॉज इन खेड़ा। देखिएगा कि खेड़ा के अंदर भी यहाँ पे पीजेंट इशू हुआ करता था। पीजेंट इशू के तहत ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इंडिया के अंदर या खेड़ा के अंदर जितने भी पीजेंट्स थे, जनरली आपको एक चीज़ पता होगी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक पॉलिसी हुआ करती थी। वो पॉलिसी क्या थी कि भाई दे विल नॉट रिमीट एनी काइंड ऑफ लैंड रेवेन्यू इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैलेमिटी। बट इन कोर्स ऑफ टाइम इनको लगता था और इनके ऊपर बहुत प्रेशर आया, तो बाय 1910, 1915, 1920 तक आते आते इन्होंने अपना लैंड रेवेन्यू कोड को थोड़ा अमेंड किया था। वो पॉलिसी के तहत इन्होंने डिसाइड किया कि अगर आपका 25% से ज़्यादा, इफ़ दी टोटल क्रॉप फेलियर इज मोर देन 25%,
और द प्रोडक्शन टोटल इज 25% ऑफ द एनुअल प्रोडक्शन, तो आपको रिमिशन मिल सकता है। आप उस साल तक 25% से ज़्यादा आपकी उपज नहीं हो रही है तो आपको पूरा सरकार आपको मुक्त कर देगी, आप उस साल तक ज़मीन महसूल ना दीजिए। ओके, तो हमारे किसान यहाँ पे खेड़ा के, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप फेलियर हुआ था, डिस्ट्रेस बहुत हो गया था, बारिश नहीं आ रही थी, एंड एज अ रिजल्ट इनकी जो रिमिशन की जो अपील थी वो अंग्रेज ने मना कर दी। ओके, तो हमारा किसान बोलता है कि नो रेन इज देयर माई बाप, आप हम लोग को लगान माफ कर दो। तो हमारा गवर्नर जनरल तो वही कि भाई दुगना लगान देना पड़ेगा करके कैप्टन रसल जैसे ही आपके ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे। ओके, पर रेवेन्यू कोड के अंदर ये चीज लिखी गई थी कि द क्रॉप्स 1/4 द टोटल क्रॉप यील्ड इज 1/4 द नॉर्मल यील्ड देन द टोटल रिमिशन विल बी गिवन। ओके, बट एज यूजुअल ये तो बोला ही जाता था कि मैं तो घास के ऊपर भी आपके ऊपर टैक्स ले सकता हूँ। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग गांधी जी विठल भाई पटेल के साथ एक और फिर से केस स्टडी करेंगे। अब देखिएगा कि हर एक तीनों के तीनों चीजों के ऊपर गांधी जी ने केस स्टडी किया है। जैसे चंपारण के अंदर उन्होंने पीजेंट ग्रीवेंसेस को लेके 8000 लोगों का साइन बन लिया, ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जैसे लोग थे, नरहरि परीख महादेव जैसे लोग थे। यहाँ पे भी अहमदाबाद के अंदर भी उन्होंने खुद से स्टडी किया ट्रिब्यूनल को देने से पहले कि भाई साहब ये 35% की मांग जायज़ है कि नहीं है। एंड फाइनली खेड़ा के अंदर भी यही होता है कि फिर से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी करके जो संस्था थी उसके जो मेंबर थे विठल भाई पटेल और गांधी जी सब मिलकर यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि पीजेंट्स के केस को किस तरह से सॉल्व किया जाए। गांधी जी वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ गुजरात सभा, और गुजरात सभा के थ्रू भी वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंस स्टडी कराते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लैंड रेवेन्यू मांग रही है वो गलत है। एंड he said that not a single peasant should give the land revenue to the British government, and against this tyrannical policy of British government गांधी ने बोल दिया कि आप डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, तो खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पे ये पूरा का पूरा चलता है। When the Gandhi took up the leadership of खेड़ा, the British government came under pressure और उसने एक इंस्ट्रक्शन, सीक्रेट इंस्ट्रक्शन जारी किए। वो सीक्रेट इंस्ट्रक्शन के तहत ये बताया कि द रेवेन्यू शुड बी टेकन ओनली फ्रॉम दोज फार्मर्स हु कैन पे। ये उन्हीं किसानों से आपको रेवेन्यू लेना है, जमीन महसूल लेना है जो लोग अपने हिसाब से पे कर सकते हैं, जो लोग पे नहीं कर सकते आप उनको मुक्त कर दो। फाइनली व्हेन द इंडियन नेशनल लीडर्स केम टू नो अबाउट दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, उनको लगा कि ये हमारा आंदोलन फिर से सक्सेसफुल रहा है एंड द खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट वाज withdrawn. So this was the third victory for Gandhi during this time, और तीनों के तीनों बॉल के अंदर आके इन्होंने पूरा का पूरा डेवलपमेंट यहाँ पे किया है।